गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के जो फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि ये पूरा सीन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हेडिंग है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। तो सबसे पहले देखना होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में स्टार्टिंग इसकी हुई थी। अब स्टार्टिंग हुई थी तो वर्ल्ड वॉर किन दो चीज़ों के बीच में हो रहा था, किन दो कह सकते हैं कम्युनिटीज़ या फिर कहना चाहें तो पार्टीज़ के बीच में हो रहा था। तो वो दो पार्टीज़ थी, एक थी एलाइड पावर और एक थी सेंट्रल पावर। तो एलाइड पावर में जो स्टेट्स थे, कंट्रीज जिन्हें बोलते हैं, तो वो यूएसए थे, ब्रिटेन था, ठीक है ना, जापान, रशिया, तो ये सब थे एलाइड पावर में। और सेंट्रल पावर में क्या था? ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, और जर्मनी था, और ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला जो एम्पायर था वो था। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। दोनों क्या है, वर्ल्ड वॉर था तो अलग अलग कंट्रीज़ थी, इनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो अब इसमें जो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो ब्रिटेन का था, और जो वर्ल्ड वॉर है वो भी मेजरली ब्रिटेन की ही ज़मीन पे लड़ा जा रहा था। तो ब्रिटेन का एक मेजर रोल रहा है इसमें, और ब्रिटेन में का एक मेजर रोल रहना हमारे इंडिया पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा था। क्यों डाल रहा था? क्योंकि जो हमारा इंडिया है उस टाइम पे 1914 के टाइम पे एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो जब वहाँ पे इम्पेक्ट हो रहा था तो हमारे यहाँ भी उसका इम्पेक्ट पड़ रहा था। ऑल्दो इंडिया जो था वो वॉर में इन्वॉल्व्ड नहीं था, तो उससे कुछ इम्पैक्ट्स पड़ रहे थे। अब क्या पड़ रहे थे? वो इम्पैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि कस्टम ड्यूटीज़ हाई कर दी थी इंडिया में, ठीक है। अभी बताते हैं कि ऐसा क्यों किया या क्या रहा होगा इसके करने के पीछे रीज़न। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, इनकम टैक्स, ठीक है। गुड्स प्राइजेस जो थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। जो हमारे यहाँ पे सामान के जो प्राइजेस थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे, प्राइजेस डबल। और जो इंडियंस थे उनको फोर्सफुली ब्रिटेन की आर्मी में ज्वाइन करवाया जा रहा था, फोर्सफुली ब्रिटेन की आर्मी में ज्वाइन करवाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे सोल्जर्स की कमी पड़ रही थी। और वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ है तो सोल्जर्स की और जो इन्फेंट्री वगैरह है उन सब की काफ़ी अच्छी नीड होती है। तो इसीलिए इंडियंस को फोर्सफुली ज्वाइन करवाया जा रहा था ब्रिटेन की आर्मी में। और उसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो क्रॉप्स वगैरह थे इंडिया के वो अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो गए थे। तो जो फूड की थी वो फूड की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हम लोगों को फेस करनी पड़ी थी उस पीरियड ऑफ टाइम में, 1914-15 वाले पीरियड ऑफ टाइम में। और 1918-1920 वाले पीरियड ऑफ टाइम में जो इन्फ्लुएंजा क्या बोलते हैं एक इन्फ्लुएंज़ा एपिडेमिक भी आ गया था इंडिया में, जिससे कि क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स 13 मिलियन लोग डेड हो गए थे। अगर 1921 का जो हम लोग डाटा देखें सेंसस का, 1921 का, तो अप्रॉक्स नहीं भी तो 13 मिलियन पीपल वर डेड इन दैट एपिडेमिक। ये हो गया था। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी इंडिया को फेस करनी पड़ी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये तो मैंने आगे की चीज़ बता दी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक वाली। थोड़ा सा अगर हम लोग स्टोरी लाइन में बैक आएँ तो 1915 के टाइम पे, जैसा कि सबको ही पता है कि गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका में रहते थे और वो इंडिया अपने देश वापस आए थे। तो 1915 जनवरी 1915 में गांधी जी अपने देश इंडिया वापस आए। उन्होंने ये सब देखा यहाँ पर, और उन्होंने एक आइडिया उनके दिमाग में आया। वो आइडिया था सत्याग्रह का, वो आइडिया था सत्याग्रह का आइडिया था।
अब सत्याग्रह की 2-3 चीज़ें थी, उनके 2-3 मेजर्स थे सत्याग्रह के। क्या थे वो 2-3 उनके मेजर्स? ये थे, वो ये चाहते थे सत्याग्रह में नॉन वायलेंस। सत्याग्रह बेसिकली मीन्स होता है सत्याग्रह का नॉन वायलेंस। तो वो ये चाहते थे कि वॉर हो बट विदाउट वेपन हो। वॉर तो हो, विदाउट वेपन हो। ये गांधी जी की मेंटेलिटी मैं बता रहा हूँ आपको। विदाउट वेपन हो, ठीक है, और सच के मार्ग पर चल के हो, मतलब कि पाथ ऑफ ट्रुथ को फॉलो किया जाए, ठीक है, और एक पीसफुल मैनर में वॉर हो, वायलेंस ना हो, बेसिकली पीसफुल मैनर में वॉर हो, शांति से पीसफुल मैनर में वॉर हो, वो ये चाहते थे। ये 3 चीज़ें, वो सत्याग्रह उनका मेन मोटिव ये था। ऑल्दो गांधी जी ने जो सत्याग्रह है वो पहले 1906 में 1906 में 1906 में साउथ अफ्रीका में भी ट्राई करके देखा था अपना ये वाला आइडिया, और फॉर्चुनेटली वो वहाँ पे सक्सेस भी हो गए थे। इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी वहाँ पर मिली थी ये चीज़। अब उन्होंने इंडिया में 3 प्लेसेस इंडिया में सत्याग्रह लागू किया। कौन कौन सी 3 जगह? एक तो थी चंपारण बिहार, चंपारण बिहार। अभी मैं इनके बारे में थोड़ा डीप में अभी बताऊंगा, बट पहले प्लेसेस जान लेते हैं कौन सी थी। उसके बाद खेड़ा गुजरात, खेड़ा गुजरात, एंड द थर्ड वन वाज अहमदाबाद गुजरात। ये 3 जगहों पर उन्होंने सत्याग्रह अपने किए। तो चंपारण में उन्होंने क्या किया था कि प्लीजेंट जो थे, जो वहाँ के किसान वगैरह थे, उनको उन्होंने इंस्पायर किया, उन्होंने उनको इंस्पायर किया, और जो इंडिगो की जो प्लांटेशन थी इंडिगो का, उसके अपोजिट में, उसको अपोज करते हुए आवाज़ उठाई, वॉइस रेज की उसके इंडिगो के प्लांटेशन के अगेंस्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इंडिगो का प्लांटेशन वगैरह ब्रिटिशर्स करवाते थे और उनको कम दामों में ख़रीदते थे वगैरह वगैरह। वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। ये उन्होंने किया एक सत्याग्रह। अब खेड़ा गुजरात में उन्होंने क्या किया? खेड़ा गुजरात में उन्होंने जो वहाँ के छोटे किसान वगैरह थे, जो छोटे फार्मर्स वगैरह जो थे वहाँ के, उनको उन्होंने हेल्प किया, बिकॉज़ वो जो थे वो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे, दे वर अनेबल टू पे द टैक्सेस। इसमें उन्होंने हेल्प किया। और अहमदाबाद में उन्होंने क्या किया, जो कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे, कॉटन जहाँ पे बनती है ना, कॉटन के प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके और उसके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, कॉटन मिल, तो उसके जो वर्कर्स थे वहाँ के, उनको उन्होंने सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उनके जो वेजेस थे, जो उनकी मज़दूरी बोलते हैं, कि उनको काम करने के बाद जो रुपया मिलता था, उनके वेजेस वो बहुत ज़्यादा ही कम थे, ठीक है। अब इस सब के बाद में ब्रिटिशर, देखो सरकार तो शांत बैठने वाली है नहीं। अब उसको पता चला है कि उसके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, तो वो तो ज़रूर ना ज़रूर कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या किया गया कि ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट पास किया। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट इतना ख़तरनाक था, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। रॉलेट एक्ट इतना ख़तरनाक था कि इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है, ठीक है, इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। अब ये किसके थ्रू मतलब पास हुआ था ये लॉ? तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये चीज़ क्या है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो ये है कि उस टाइम का इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो है, ये उस टाइम का ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये उस टाइम का, ठीक है। तो उन्होंने ये जो था वो पास किया था रॉलेट एक्ट इसी के थ्रू, ठीक है।
अब इससे क्या हुआ, रॉलेट एक्ट से क्या हुआ, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिससे कि बहुत ज़्यादा इनॉर्मस, मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा हाई हाई पावर्स जो थी वो ब्रिटेन के पास आ गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया पर रूल कर रही थी उसके पास आ गई थी इनॉर्मस पावर्स। ठीक है, इनॉर्मस पावर्स ब्रिटेन के पास में आ गई थी। अब उन्होंने इस पावर का कैसे यूज़ किया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डायरेक्ट ये कर दिया कि जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करेगा, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जो भी करेगा उसको बिना ट्रायल के डायरेक्ट उठा के 2 साल के लिए प्रिजनाइज्ड कर दिया जाएगा। 2 साल के लिए उसको प्रिजन में डाल दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट के पास में पावर थी। ठीक है, अब 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को, अभी ये रॉलेट एक्ट में बताना भूल गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में ही पास हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में ही पास हुआ था। तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी अब चुप तो बैठने वाले थे नहीं, है ना। गांधी जी ने देखा अब इतना सब हो रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च कर दिया। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। ये जो था फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह था, मतलब पूरे देश में ये सत्याग्रह चल रहा था। अब ये हड़ताल, यानी कि हड़ताल, ये वर्ड पूछा जा सकता है, हड़ताल MCQs वगैरह में, हड़ताल से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है ना, स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, तो स्ट्राइक से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, शॉप्स क्लोज होने लगी, जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे आ गए, रैलीज़ वगैरह होने लगी, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अपोज में होने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोकल लीडर्स जो थे, अब देखो ये मैं एक एक बता रहा हूँ कि अब किसने क्या किया। अब ये गांधी जी का स्टेप हो गया। अब उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया। अब देखो चुप तो कोई बैठने वाला है नहीं, कम अपने आप को कम कोई मंजूर कर लेगा कि हम कम है, नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो लोकल लीडर्स उनको अरेस्ट कर लिया। इनफैक्ट गांधी जी तक को दिल्ली जाने से रोक दिया, मना कर दिया कि आप दिल्ली नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये 6 अप्रैल की बात होगी। अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या हुआ। अब 10 अप्रैल, अब हिस्ट्री है भाई, डेट्स तो आएंगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है ना। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ, अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में, वेट अ सेकेंड, यस, 10 अप्रैल को क्या हुआ, अमृतसर में पुलिस ने डायरेक्टली क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फायर कर दिया एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर। पीसफुल प्रोसेशन मतलब एक शांतिपूर्वक एक जुलूस जा रहा था वहाँ पे, एक झुंड एक तरीके के कह सकते हैं लोगों का जा रहा था। तो पुलिस ने उस पर अटैक कर दिया, उस पर फायरिंग कर दी। तो इसके बाद लोग तो शांत बैठने वाले हैं नहीं। लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी और जो गवर्नमेंट की चीज़ें थी वो सबको तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया। दे अटैक्ड ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे उन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब
इसके बाद फिर गवर्नमेंट का रोल आता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक ने कर दिया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने मार्शियल लॉ लगा दिया। मार्शियल लॉ गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया। मार्शियल लॉ क्या चीज़ है, मार्शियल लॉ मतलब कि अब जो पावर होगी, जो आर्म्ड पावर होगी, आर्म्ड पावर वो पुलिस के पास ना होके अब डायरेक्ट मिलिट्री के पास होगी। आर्म्ड पावर अब पुलिस के पास ना होके डायरेक्ट मिलिट्री के पास होगी। और एक बहुत ही ज़्यादा नीच, घटिया और बेकार नाम अब हमारी स्टोरी में आने वाला है। उस टाइम का जो मिलिट्री कमांडर था वो था जनरल डायर। अब मैंने इसको नीच, घटिया, निर्लज्ज, दुष्ट, पापी, निष्ठुर क्यों बोला, इसका कारण है, देखना अभी कारण वो आपको आगे पता चल जाएगा। ये 10 अप्रैल की बात थी, 10 अप्रैल की बात ये थी। अब आगे देखते हैं 13 अप्रैल। एक जगह है अमृतसर में, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला लगा हुआ था, फेयर लगा हुआ था। मतलब वहाँ पे लोग बाग अपना फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जनरल डायर को कहाँ उनकी खुशी पचने वाली थी। जनरल डायर ने अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया और वहाँ की जितनी भी ओपनिंग्स थी वो सब क्लोज़ करवा दी। मतलब एग्ज़िट्स वगैरह जो निकलने वाली जगह वो सब क्लोज़ करवा दी। और जनरल डायर ने लिटरली उस मेले में ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया। जनरल डायर ने लिटरली ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया एंड देयर मिलिट्री फायर्ड ऑन द पीपल हु वर एंजॉइंग देयर। मिलिट्री ने फायर भी कर दिया। और एक रिपोर्ट कहती है कि अप्रॉक्स 1800 पीपल वर डेड इन दैट केस। अप्रॉक्स 1800 लोग मारे गए थे इस नीच हरकत की वजह से जो कि जनरल डायर ने करी। अब इसके बाद इतना सब हो गया तो गांधी जी ने बोला कि अब नहीं, अब मैं ये कुछ, इसका मतलब है इतनी खुरापात हो रही है, मतलब मैंने कुछ गलत कदम उठा लिया। देन गांधी जी कॉल्ड ऑफ सत्याग्रह। मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह को बंद कर दिया। उसके बाद में गांधी जी ने जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। गांधी जी को ये लगा कि, गांधी जी ने क्या कहा कि अब ये तो नहीं होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा आगे चलने के लिए, हमें हिंदू और मुस्लिम्स को एक करना पड़ेगा। जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं उनको एक करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा तो होगा। तो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि मुस्लिम्स में उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। अभी खिलाफत क्या चीज़ है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल पावर्स थी उनमें एक था एम्पायर ऑटोमन एम्पायर था। तो वो सेंट्रल पावर्स में था, सेंट्रल पावर्स हार गई थी, मतलब वो भी हार गया, ऑटोमन हार गया। और ऑटोमन का जो राजा था, जो किंग था वहाँ का, वो था खलीफा, उसका नाम था खलीफा। तो खलीफा को जो मुस्लिम्स थे वो एज अ हेड पूजते थे ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, एज अ हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। मतलब कि इस्लामिक दुनिया का राजा या फिर कह सकते हैं लीडर की तरीके से उसको पूजा जाता था। बट उसके हारने के बाद लीक्स आई कि जो ब्रिटेन है वो ऑटोमन पे हार्श ट्रीटी अप्लाई करने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट से स्टार्ट कर दिए उस राजा के सपोर्ट में। तो वही सारे अलग अलग जगह पे मुस्लिम्स ये सब कर रहे थे। इसी में से एक खिलाफत मूवमेंट अपने बॉम्बे में भी हुआ था उसी टाइम पे, ठीक है। तो वो हुआ। और हिंदुओं के क्या चाहिए था,
ये मुस्लिम्स का हो गया, और हिंदुओं को अपना स्वराज चाहिए था। तो इसी मौके का गांधी जी ने, कहते नहीं कि आपदा में अवसर ढूंढना, तो इसी मौके का गांधी जी ने फ़ायदा उठाया और दोनों हिंदू प्लस मुस्लिम्स दोनों कम्युनिटी को इकट्ठा करके उन्होंने एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उन्होंने एक नया एजेंडा बनाया कि नॉन कोऑपरेशन, मतलब अब हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसके उन्होंने अब इस पे ये होता है कि क्यों कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन करना क्यों नहीं है। तो इसके मतलब कि बहुत ज़्यादा थे। गांधी जी ने ये बोला कि 1909 में अपनी एक बुक हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिख दिया था पहले ही कि ब्रिटेन क्यों राज कर रहा है इंडिया पे। ब्रिटेन इंडिया पे इसलिए राज कर रहा है क्योंकि इंडियंस ने कोऑपरेट किया ब्रिटेन के साथ में। अब वो कोऑपरेशन बंद कर दें अगर, तो वो अपने आप चला जाएगा ब्रिटेन छोड़ छाड़ के। ठीक है, ब्रिटेन अपने आप छोड़ छाड़ के चला जाएगा, ये गांधी जी ने बोला। अब उसके बाद क्या सीन था कि जो हमारा प्रपोजल्स थे, गांधी जी ने कुछ प्रपोजल्स रखे। ठीक है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कुछ प्रपोजल्स गांधी जी ने रखे। तो क्या प्रपोजल्स थे वो? प्रपोजल्स थी कि सरेंडर ऑफ टाइटल दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड, मतलब कि गवर्नमेंट जो टाइटल अवॉर्ड करती है वो सरेंडर करे, वो अब नहीं करेगी गवर्नमेंट। ये था एक। बॉयकॉट ब्रिटेन सर्विसेज, मतलब कि ब्रिटेन की सर्विसेज को बॉयकॉट, जैसे कि जो भी सर्विसेज ब्रिटेन हम लोगों को प्रोवाइड करता है उन सबको बॉयकॉट करना, ये था एक गांधी जी का। और गांधी जी ने लास्ट में ये भी बोला कि इफ़ गवर्नमेंट रिप्रेस देन फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन विल बी लॉन्च्ड, मतलब कि अगर गवर्नमेंट जो है हम लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेती है तो फुल सिविल डिसोबीडियंस, मतलब कि फिर हम लोग गवर्नमेंट की बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले, फिर ये सीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये सितंबर 1920 की बात है, प्रपोजल्स वगैरह रखे गए सितंबर 1920 की बात है। ठीक है, ये सितंबर 1920 की बात है। उसके बाद में क्या हुआ कि सितंबर 1920 के बाद में कुछ गवर्नमेंट लीडर्स जो कांग्रेस के थे वो मतलब कि नाखुश थे इस चीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि जैसे गांधी जी ने बोला था कि सारी सर्विसेज को बॉयकॉट करो, तो कुछ लीडर्स चाहते थे कि अभी जो नवंबर दिसंबर में जो इलेक्शंस आ रहे हैं वो इलेक्शंस हम लोग कर लें, उसके बाद में हम लोग अगर जीत जाते हैं तो हम लोगों के पास एक पावर आ जाएगी जिससे कि हम लोग कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं, ये चीज़ थी। तो और 2-3 काफ़ी रीज़न्स थे इस चीज़ को लेके कि जो कांग्रेस के ऑफिशियल्स थे वो गांधी जी के साथ नहीं थे। उसके बाद में दिसंबर 1920 में फाइनली वो सारे लीडर्स जो थे गांधी जी के साथ में आ गए और जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया। तो यही थी हम लोगों की पहली हेडिंग, जो कि पहले टॉपिक है, सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। होप सो समझ में आया होगा। तो कमेंट करें नीचे कि जो चीज़ ना समझ में आई हो और जो कि मुझे आगे वीडियोस बनानी चाहिए जिस टॉपिक्स पे, तो वो कमेंट करें नीचे। और थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।